एवरीवन एंड वेलकम टू द फन प्रोग्राम। माई सेल्फ निशी नागर और आज का हमारा सब्जेक्ट है बैंकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण और तरलता समायोजन के लिए कौन कौन से उपकरण अपनाए गए हैं। बैंकों के प्रकार, गैर निष्पादित परिसंपत्ति तथा बैंकों का पुनः पूंजीकरण, बैंकिंग सुधार से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं कि आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण और तरलता समायोजन के लिए इस हेतु आरबीआई द्वारा दो प्रकार के उपकरण अपनाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक उपकरण यानी बैंक दर, बैंक रेट, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधिक ऋण दिया जाता है उसे बैंक दर बोलते हैं। बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के ऋणों की ब्याज दरों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। नगद आरक्षित अनुपात CRR भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जो आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। इस अनुपात को भी आरबीआई तय करता है और यह वर्तमान में 3% है। सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंकों को अपने पास ही रखना होता है। यह कैश, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। इसे भी आरबीआई ही तय करता है और यह वर्तमान में 18% है। रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लघु अवधि ऋण प्रदान करता है या उपलब्ध कराता है उसे रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में यह 4% है। भारत में मुद्रा बाजार के कॉल मनी बाजार की ब्याज दर रेपो रेट पर ही निर्धारित होती है। इसे बढ़ाए जाने से बैंकों के ऋणों के आवंटन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। वर्तमान में यह 3.35% है। इसकी शुरुआत आरबीआई द्वारा नवंबर 1996 में तरलता समायोजन सुविधा के नाम से की गई थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य बैंकों की आय में वृद्धि करना था ताकि वे सस्ता ऋण आवंटन करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता आवश्यकताओं के लिए सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज ले सकते हैं। कर्ज की उच्चतम राशि बैंकों की शुद्ध जमाओं का 1% हो सकती है तथा इसमें लगने वाले ब्याज की दर समय के साथ रेपो दर अलग अलग होती है। खुला बाजार परिचालन यानी OMO खुला बाजार परिचालन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करता है। आइए गुणात्मक उपकरणों के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, मार्जिन या न्यूनतम सीमा निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण, नैतिक दबाव विभेदक ब्याज दर, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख राशनिंग, साख स्वीकृत योजना, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। आइए बैंकों के प्रकार देख लेते हैं। भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं। अनुसूचित बैंक या गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। इनका रिजर्व कोष का योग 5 लाख रुपए के बराबर होना चाहिए, यह होता है। गैर अनुसूचित बैंक जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो साख सृजन का कार्य करते हैं, जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं, उन्हें वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। पहला वाणिज्यिक बैंक 1770 में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। सहकारी बैंक सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिस राज्य में होते हैं उसके नियमों के अनुसार ही चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंकिंग सेवा को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। विकास बैंक किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उद्योग और बुनियादी संरचना में निवेश हेतु सहायता करना विकास बैंक का काम है, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम बैंक आदि। लघु वित्त बैंक आरबीआई ने 2014 में वित्तीय समावेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और तभी इसकी स्थापना हुई थी। भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक
कम आय वाले लघु व्यवसायों के परिवारों को भुगतान सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये बैंक जमाओं पर आधारित है, ऋण नहीं देते हैं। बैड बैंक, वाणिज्य बैंकों की बढ़ती हुई गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्याओं को समाप्त करना बैड बैंक का काम है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए। बैंक ग्राहकों को ऋण देता है जो बैंक की परिसंपत्ति कहलाता है। एक निश्चित अवधि में बैंक को मूलधन या ब्याज वापस करना होता है जो टाइम से नहीं मिलता है, तो उसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है। एनपीए के लिए 90 दिनों की समावधि होती है। 90 दिनों के अंदर एनपीए वापस करना होता है। एनपीए के समाधान के कुछ प्रावधान। SARFAESI एक्ट 2002 विलफुल डिफॉल्ट लॉ के लिए सरकार ने 2002 में सिक्योरिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असिस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट पारित किया था। इसके अतिरिक्त एनपीए की समस्या से निपटने के लिए एक निजी कंपनी के रूप में एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC SDR स्कीम, इंद्रधनुष प्लान जो 2015 में लॉन्च हुआ था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था, का भी उपयोग किया जाता है। आइए बैंकों के पुनः पूंजीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीए की समस्या को सुधारने के लिए सरकार ने बैंकों को अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की है। इसे ही बैंकों का पुनः पूंजीकरण कहा जाता है। बैंकिंग सुधार समितियाँ। एक हो समिति, इसका उद्देश्य बैंकों को धोखाधड़ी से रोकना है। SS तारापुर समिति, विदेशी विनिमयन में पूंजी खाता परिवर्तनीयता इसका उद्देश्य है। विमल जालान समिति, नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदन करना इसका उद्देश्य है। उषा थोराट समिति, देश के सभी गांवों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नचिकेत मोर समिति, निम्न आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।